हेलो एवरीवन एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ़ यू। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका 12 सितंबर के न्यूज़पेपर एनालिसिस में, जिसमें हम विभिन्न अखबारों के आर्टिकल्स को कवर करते हुए आपके सामने की पॉइंट्स को लाएंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली न्यूज़ हमारी है, सेंटर प्लान्स टू ओपन ट्राई चेयरपर्सन्स पोस्ट टू प्राइवेट सेक्टर। जो हमारे TRAI ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनके चेयरपर्सन जो जनरली गवर्नमेंट अपॉइंट करती है अधिकारियों के बीच में से ही, अब गवर्नमेंट चाह रही है कि प्राइवेट सेक्टर का कोई व्यक्ति इसको टेक ओवर करे। सेंटर इज कंसीडरिंग एन अमेंडमेंट टू ट्राई एक्ट 1997। According to changes being considered under the upcoming telecommunications bill, the amendment could specifically specify that the regulator's chairperson can be from private sector. देखिए, Center has signaled its changing approach towards appointing people from the private sector to head key regulatory bodies from SEBI and Data Protection Board of India. ये चीज़ हमको पहले भी दिख गई थी कि गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे, गवर्नमेंट जैसे कि आपका एयर इंडिया था उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया। तमाम प्राइवेट सेक्टर के लोगों को क्यों गवर्नमेंट ला रही है कि ब्यूरोक्रेसी पे बहुत लंबे समय से सवाल उठ रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो सही से बड़ी संस्थानों को रन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वाला होता है, सरकारी वाला, ग्रो करने वाला नहीं होता है, ये ऐसे लोग कहते हैं। वहीं पे जो एक प्राइवेट सेक्टर का पर्सन होता है, इसका माइंडसेट होता है पॉजिटिविटी, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और टारगेटेड रहता है हमेशा। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के लोग को चाह रही है कि वो की बॉडीज़ में जाएं। सेबी में हमने देखा माधवी वेरी बूच को लाया गया। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड पे हमने देखा, इसमें भी आपके प्राइवेट व्यक्ति को लाया गया। धीरे धीरे गवर्नमेंट इससे टॉप लेवल पे लाल फीताशाही या फिर अननेसेसरी ब्लॉकेज को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है। वेरी गुड। अब ट्राई की बात हो ही रही है तो हम जान लेते हैं कि ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 में हुई थी साथियों। 1997 में हुई थी। टेलीकॉम रेगुलेटरी, ये बेसिकली टेलीकॉम सेक्टर, जितने मोबाइल टावर्स हैं आपके, इंटरनेट है, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी नेटवर्क रिलेटेड है, इसको ट्राई ही रेगुलेट करती है। आपकी जो मोबाइल कंपनीज एयरटेल हैं, वोडाफोन, जियो, इन सबको रेगुलेट करती है। इसका हेडक्वार्टर्स अगर हम जानना चाहें तो ये है न्यू दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर्स साथियों है न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली। ट्राई में आपका एक चेयरपर्सन होते हैं, वन। ओके, इनके साथ में अदर बोर्ड मेंबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे वाइस चेयरपर्सन हो गया, और मेंबर्स होते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जानना। इनका कार्यकाल जो होता है ये बेसिकली 3 इयर्स का होता है, 3 इयर्स का होता है, और 65 इयर्स ऑफ एज, 65 इयर्स ऑफ एज का होता है। ठीक है, इनका काम क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि नेटवर्किंग और रेगुलेट करना ये आपकी टेलीकॉम कंपनीज़ को, और सेवाएं प्रदान करना गवर्नमेंट को। ठीक है, अब इसकी बात हो रही है तो ये क्योंकि अपने आप में रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और जहाँ पे भी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है वहाँ पे रेगुलेशन मेंटेन करने के लिए कानून होता है, और कानून की सुनवाई कहाँ होती है, तो बेसिकली ट्राई का अपना ट्राइब्यूनल है जिसे हम कहते हैं TDSAT। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलीट ट्रिब्यूनल। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलीट ट्रिब्यूनल। ये ट्राइब्यूनल बेसिकली डिस्प्यूट्स देखता है। ट्राई अगर मान लीजिए किसी कंपनी के खिलाफ़ कोई एक्शन लिया है उसको लेकर खासकर, या फिर किसी कंपनी का कोई लाइसेंस रद्द करा है उसको लेकर, किसी कंपनी के पेनाल्टी लगाई है गलत प्रैक्टिस को लेकर, या किसी कंपनी में अपॉइंटमेंट्स जो हैं बोर्ड मेंबर्स के गलत तरीके से हुए हैं। और यहाँ मैं किसी कंपनी से बात कर रहा हूँ आपकी, तो सिर्फ और सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर से बात कर रहा हूँ।
लाइसेंसिंग वगैरह देखना, लाइसेंसिंग डिस्प्यूट होते हैं, किसी का लाइसेंस एक्सपायर हो गया फिर भी वो काम कर रहा है, ठीक है। और XYZ सारी चीज़ें जो टेलीकॉम सेक्टर से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। इसमें जो होता है आपका चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो TDSAT होता है, क्योंकि ये ट्राइब्यूनल है तो इसमें जो चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट होता है वो CGI साहब को भी बता के किया जाता है, कंसल्टेशन ली जाती है उनकी, ठीक है। इसमें आने के लिए आपको जो है ना सुप्रीम कोर्ट के जज होना चाहिए, मतलब पास्ट में, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट के जज होने के काबिल होने चाहिए, ठीक है, या फिर सीधे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के आप होने चाहिए काबिल, मतलब उस क्वालिफिकेशन में, ठीक है। इसका जो ट्राइब्यूनल का आपका होता है, इसका इनका जो टेन्योर होता है चेयरपर्सन का, ये 4 ईयर्स का होता है, 4 ईयर्स का होता है, और 65 ईयर्स ऑफ एज में इनका रिमूवल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये खबर है साथियों शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स को लेके। जैसा कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट साइंस के क्षेत्र में ये अवार्ड बहुत लंबे समय से देती आ रही है, बहुत लंबे समय से देती आ रही है, मगर ये अब फिर से अवार्ड अनाउंस करा गया है और दिया भी गया है साइंटिस्ट लोगों को। शांति स्वरूप जी बहुत ही जाने माने साइंटिफिक एकेडमिशियन थे, ठीक है। और इवन ये जो CSIR है, CSIR है, CSIR इसके ये पहले डायरेक्टर जनरल थे। इनको जो शांति भूषण जी हैं, शांति भूषण जी जो हैं, इनको पता क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फादर ऑफ रिसर्च लैबोरेटरीज, फादर ऑफ रिसर्च लैबोरेटरीज, फादर ऑफ रिसर्च लैबोरेटरीज, ठीक है, शांति स्वरूप जी को। बहुत क्वालिफाइड साइंटिस्ट हैं ये। After being held back for a year, the country's top annual science prize, Shanti Swarup Bhatnagar awards have been celebrated. इसमें बेसिकली जो अवार्ड दिए गए हैं आपको, ये 12 साइंटिस्ट को दिए गए हैं। 2 ईच वर सेलेक्टेड फॉर 5 ऑफ द 7 कैटेगरीज। कैटेगरीज क्या हैं इसमें? फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंजीनियरिंग, ठीक है। वाइल 1 ईच वॉज पिक्ड इन द फील्ड ऑफ अर्थ एंड प्लानिटरी, ठीक है ना। अर्थ प्लानिटरी साइंस से 1 को लिया गया और ऊपर वाली इन सब से 2-2 को लिया गया, 2 को लिया गया, 1 को लिया गया, ठीक है। अपूर्व खरे जी को मिला है, अपूर्व अपूर्व खरे, ओके। विमल मिश्रा, ओके। बाकी हमें आगे जाने को मिलेगा। आगे आते हैं। 20th आशियान समिट हुई थी, उसको लेके आर्टिकल है। 20th आशियान समिट हुई थी, उसको लेके आर्टिकल है। ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा है। मैं इसमें सीधे मुद्दे पाना चाहता हूँ, इसमें जो जो बातें की गई हैं। पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि आशियान जो है उसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री। एक आशियान बेसिकली जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, इनका एक ग्रुप है जिसे आशियान को 8 अगस्त
1967 में स्थापित किया गया था। बैंकॉक, थाईलैंड में। ठीक है, इसी को बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं। बैंकॉक डिक्लेरेशन ये आसियान से संबंधित है। ओके, इसको कौन से देश ने स्थापना की थी? कौन सी कंट्रीज़ हैं जो माई बाप हैं आसियान की? बेसिकली इसमें आपकी मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड फाउंडिंग फादर्स हैं आपके। बाद में बहुत सी कंट्रीज़ जुड़ी भी से, वियतनाम, आपकी ब्रुनेई, वो कंट्रीज़ आती गई। आगे देखते हैं। इस आर्टिकल में बताया गया जो हाल ही में आसियान समिट हुई थी, इस समिट में क्या क्या बातें की गई और 20th समिट में जो एजेंडास को तय करा गया था उस पर क्या ग्रोथ रही। मैं इसको जूम करता हूँ, थोड़ा सा ब्लर हो गया है, इसको PDF शेयर कर देंगे आपके सामने, सॉरी फॉर दैट। अगला आर्टिकल है कॉशियसली ऑन AI पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके इसकी रेगुलेशन के बारे में आर्टिकल था। While acknowledging risk, it would be inadvisable to impede the advancement of AI's competence or intelligence. Our challenges are intricate and the AI offers substantial promise for their solutions. तो AI हमारी समस्याओं का हल है। Our ability to address these issues without technological advancements is limited. This is Enrico Fermi's team emphasized the importance of control rods in the development of first nuclear reactor. Our approach to AI should be ensuring its continuous control. क्या कहा इसमें बेसिकली ये कहा है कि जैसे एग्जांपल दिया है एनरिको फर्मी ने, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल रॉड का जिक्र करा था, कंट्रोल रॉड्स के बारे में शुरुआत में, कि न्यूक्लियर रिएक्टर को कंट्रोल भी तो रखना है ना। अगर न्यूक्लियर रिएक्टर को कंट्रोल नहीं करोगे तो ये फट जाएगा। ऐसे ही हमको AI जो कि अपने आप में बहुत ज्ञान का सागर है, AI जो इंटेलिजेंस की महारथी है अपने आप में, हमें इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। और हमारी कंट्रोल रॉड्स क्या होंगी? हमारे कानून, हमारे नियम होंगे जो हमारी कंट्रोल रॉड्स के रूप में काम करेंगे। आगे देखते हैं। AI को लेके जितनी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं उतना ही AI के आने से मार्केट में चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। और ये वही चेंजेस हैं जो कि प्रेजेंट सिस्टम को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। जो प्रेजेंट रनिंग सिस्टम है हमारा, इसमें एक ओवरऑल राउंड द क्लॉक चेंज आ जाएगा AI के माध्यम से। अब कंप्यूटर में AI और मशीन लर्निंग में क्या लिंक है, क्या डिफरेंस है? देखिए, अभी तक जो भी डेटा साइंस है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, वो हमारे द्वारा रेगुलेटेड है पूरी तरीके से। हम कमांड्स के माध्यम से हम उस चीज़ में प्रोसेसिंग करवाते हैं, वर्क की इंस्ट्रक्शंस देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑटोमेटिक, इज ऑटोनॉमस अपने आप में। ठीक है,
इस आर्टिकल में क्या कहा गया है, उसी का जिक्र करा गया है कि एआई से जो डाइवर्सिटी आई है चीज़ों में काम करने को लेके या आने वाली फील्ड में, उसको हमें समय रहते कंट्रोल करना होगा। मैं ये वाला आर्टिकल पढ़ूंगा आपके लिए। द G20 declaration, the G20 declaration stresses the importance of responsible artificial intelligence practices, including the protection of human rights, transparency, fairness, and accountability. This month, the G7 nations agreed to draft an international AI code of conduct. इसके अंदर G7 कंट्रीज़ ने जो मीटिंग हुई थी आखिरी बार, उसमें AI कोड ऑफ कंडक्ट की बात करी थी। AI कोड ऑफ कंडक्ट। ओके। Approximately 700 policy instruments are being discussed to regulate AI. मतलब 700 पॉलिसीज़ की बात करी है कोड ऑफ कंडक्ट में AI को लेके। A broad agreement exists on the regulatory principles, even though these are minimal interventions in the mechanism to realize them. The root of many concerns lies in control. AI रेगुलेशन को लेके जो G7 कंट्रीज़ में कोड ऑफ कंडक्ट में बात की गई हैं, इसमें टॉपिक्स को लेकर G7 मीटिंग में ग्रोइंग AI मार्केट का जिक्र करा गया है, जो कि अपने आप में मैकेंजी जो एक संस्थान है उसके द्वारा 25.6 ट्रिलियन की बताई गई है डॉलर्स। 25.6 ट्रिलियन डॉलर्स। ओके, अब आते हैं कि क्वेश्चन किस चीज़ का है, किस चीज़ को हमें कंट्रोल रखना है, कैसे कर सकते हैं कंट्रोल इसको हम। जैसे कि अभी पिछले एग्जाम्पल में एनरिको फर्मी के कंट्रोल रॉड वाला एग्जाम्पल लिया था। मैं इसे डिलीट करता हूँ पहले। ऑथर कहते हैं, फर्स्ट, वी मस्ट एस्टैब्लिश वर्ल्ड वाइड कंसेंसस रिगार्डिंग द रिस्क ऑफ AI. वी मस्ट एस्टैब्लिश अ वर्ल्ड वाइड कंसेंसस, हमें ग्लोबली एक अपने साथ समझौता होना चाहिए, एक एग्रीमेंट टाइप होना चाहिए, जिससे हम AI को कंट्रोल रखेंगे। मतलब एक दूसरे की मदद से इस टेक्नोलॉजी को। ऐसा नहीं कि यूरोप ने कुछ बना दिया फिर बोल रहा है कि नहीं AI तो हमारा ऐसा ही रहेगा, हमारे जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ हैं। एशिया में कुछ बना तो वो कह रहे हैं कि नहीं हमारे नियम में ये वैल्यू नहीं है। सबको साथ में मिलकर काम करना होगा। Even a single vulnerability can create avenues for malicious actors to execute far-reaching breaches. ओके, ज़रा से भी गलती होगी तो बड़ी समस्या हो सकती हैं। It is critical to conceptualize standards which must be met by any public AI service. Standard accelerate safety by minimizing risk, advance quality, pave the path for private-public partnership, promote efficiency by eliminating redundancies, and above all, when adopted at an international level, promote their interoperability. अगली बात, सेकंड पॉइंट जो है हमारा, देखिए आसान भाषा में क्या कहा इन्होंने, यहाँ पे ये सब मेंशन करा हुआ है कि एक ना समझौता टाइप सब लोग का कॉमन होना चाहिए AI को सही से मेंटेन रखने के लिए। अगला पॉइंट क्या है, स्टेट्स वुड नीड अ सब्सटैंशियल स्टेक इन AI डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, करेंटली डोमिनेटेड बाय फ्यू कंपनीज। जैसे अभी सिर्फ प्राइवेट कुछ कंपनीज हैं जिनके हाथ में पूरी तरीके से AI का भविष्य है और पूरा कंट्रोल है। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट मतलब कि हमारी राष्ट्र के जो देश हैं, अध्यक्ष हैं, गवर्नमेंट को भी इसमें अपनी हाथ पांव डालना पड़ेगा, वरना ये प्राइवेट कंपनीज खेलेंगी बाद में गवर्नमेंट के साथ। द रिसेंटली अनाउंस पार्टनरशिप बिटवीन UAE एमिरेट ऑफ रस अल खमीहा एंड ह्यूमंस AI to establish a zone where companies securely govern and run their AI models with transparency is one such pilot. कैसे स्टेट गवर्नमेंट की कर सकती है, ये तो नहीं ऑफिस में जाके बैठ जाएगी। UAE में हुआ है, UAE गवर्नमेंट ने
जो प्राइवेट कंपनीज एआई पे काम कर रही हैं इनके साथ मिलके एक एक इकोसिस्टम सा बनाया है, जिसमें गवर्नमेंट भी टच में रहेगी चीज़ों के और प्राइवेट कंपनीज भी, दोनों मिलके साथ में काम कर रहे हैं एआई को लेके। ठीक है, इस आर्टिकल में इतना ही था। समुद्र में जलवायु परिवर्तन का असर, ये आर्टिकल जनसत्ता का है। क्लाइमेट चेंज जो कि इस समय ओशंस को भी इम्पैक्ट कर रहा है। शुरू करते हैं इसमें। यहाँ पे जलवायु परिवर्तन का असर अब धरती से लेकर समुद्र तक स्पष्ट दिखाई देने लगा है। जहाँ धरती गर्म हो रही है वहीं समुद्र ठंडा नहीं हो पा रहा है। लिहाजा मनुष्य समेत अन्य प्राणियों के रहवासों के तापमान में वृद्धि हो रही है। इस गर्मी का सबसे ज़्यादा असर अमेरिका और यूरोप में अनुभव किया गया। इसकी वजह AMOC अटलांटिक मेरीडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, अटलांटिक मेरीडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, ये है AMOC का कमज़ोर होना है। AMOC का कमज़ोर होना। दरअसल हम ईंधन जलाकर कारखानों, वाहनों और ऊर्जा संयंत्रों में जितनी ऊर्जा पैदा करते हैं उससे करीब 60 गुना यानी 1000 टेरावाट ऊर्जा धरती के परिस्थिति तंत्र में और समुद्र जल के जरिए उष्णकटिबंधीय से उत्तरी ध्रुव की ओर भेजता है। यह जो है आपका सर्कुलेट करता है ऊपर की तरफ। ठीक है, जो सर्कुलेशन है ये भेजता है। इसमें भी करीब आधा पानी उत्तर अटलांटिक सागर में जाता है। यह गर्म पानी तटों के साथ उत्तर की ओर बढ़ता है और हम समुद्र में मिलता जाता है। इसके बाद यह पानी वापस दक्षिण की ओर आता है। इसमें क्षार की मात्रा बढ़ती जाती है, लिहाजा समुद्र और धरती दोनों का तापमान बढ़ जाता है। AMOC तंत्र का कमज़ोर पड़ना कारण समुद्र तटीय इलाकों के समुद्र में पानी ज़्यादा खारा हो रहा है। नतीजतन ताप एक समान मात्रा में धरती पर नहीं पहुंचा। यही वजह है कि इस बार दक्षिण पश्चिम अमेरिका, यूरोप, भूमध्य सागर देश और चीन में ज़्यादा गर्मी पड़ी। मौसम में बदलाव का असर समुद्र की सतह पर भी दिखाई देने लगा है ना। ये वार्म हो रहा है, ओशन गर्म हो रहा है आपका, है ना। वार्म हो रहा है, ओशन गर्म हो रहा है। आगे थे नए अनुसंधानों से पता चलता है कि पिछले 50 वर्ष में समुद्र में ऐसे क्षेत्रों का विस्तार हुआ है जहां ऑक्सीजन की मात्रा में अशातित कमी दर्ज की गई है। ऐसा आशंका जताई गई है कि इसका सीधा संबंध वैश्विक जलवायु परिवर्तन से है। यह परत ऊपर नीचे दोनों तरफ फैली रही है। आमतौर पर जलवायु परिवर्तन के नमूनों से पता चलता है कि मानवीय क्रियाकलापों के कारण समुद्री सतह गर्म होगी, समुद्री पानी के मंथन की स्वाभाविक दिनचर्या प्रभावित होगी। ऐसे होने पर भीतर के पानी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। जर्मनी के क्रियल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लोथर स्ट्रॉमा के नेतृत्व में किए गए अनुसंधान से पता चला है कि उक्त प्रक्रियाएं आरंभ हो चुकी हैं। स्ट्रामा और उनके साथियों ने 3 महासागरों में जगह जगह पर 300 से 700 मीटर तक की गहराई में स्थित परत पर ऑक्सीजन की मात्रा को वैज्ञानिक तरीकों से नापा।
इन आंकड़ों से मालूम हुआ कि पिछले 50 वर्षों में समुद्र की इस परत में ऑक्सीजन की मात्रा घटती गई है। गौरतलब है कि ये समुद्री रेगिस्तान उन समुद्री मृत क्षेत्रों से अलग है। एक डेड जोन टर्म होता है, और डेड जोन उससे अलग है, यहाँ धरती से बाहर आने वाले नाइट्रोजन उर्वरकों की वजह से अचानक शैवाल की वृद्धि होती है। फिर यह शैवाल मरने लगते हैं। इन मृत शैवालों पर बैक्टीरिया की वृद्धि होती है। अपनी वृद्धि के दौरान बैक्टीरिया ऑक्सीजन सोख लेते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पोषण की वजह से ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है ना। ऑक्सीजन की घटी हुई मात्रा के आधार पर प्रशांत महासागर के पूर्व कटिबंधीय भाग और हिंद महासागर के उत्तरी भाग को अर्ध विषैला कहा जाता है ना। यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम हो चुकी है कि पारिस्थितिकी पर असर पड़ने लगा है। ऐसे अर्ध विषैले पानी में इतनी ऑक्सीजन नहीं होती कि नाइट्रोजन उसे क्रिया करके नाइट्रेट का निर्माण कर सके, जो कई जीवों के लिए पोषण का स्रोत होता है। इसकी अनुस्मृति में सूक्ष्म जीव को पोषण नहीं मिल पाता। गौरतलब है कि ये प्लवक ही समुद्री तंत्र में पोषण के बुनियादी आधार हैं। देखिए, वो कह रहा है कि ऑक्सीजन ब्लॉक हो रही है। ऑक्सीजन जो है आपकी, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि कैसे शैवाल और कवक जो नाइट्रोजन निकलती है ज़मीन के नीचे से, वो ओशंस में अब्जॉर्ब हो जा रही है और वहीं रुक जा रही है, मगर ये नाइट्रेट्स वगैरह फॉर्म नहीं कर रही है। ये उसी डेड डिकिंग मैटर पे फॉर्म होकर लेयर बना रही है, जिससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का फ्लो इनटेक आउटटेक कम हो रहा है। ठीक है। विभिन्न अध्ययनों में पता चला है कि सन 2050 तक भारत का धरातलीय तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ चुका होगा। सर्दियों के दौरान यह उत्तरी और मध्यम भारत में 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा, दक्षिण भारत में 2 डिग्री तक। इससे हिमालय के शिखरों से बर्फ़ पिघलने और वहां से निकलने वाली नदियों में जल बहाव तेज हो जाएगा। चलते मध्य भारत में सर्दियों के दौरान वर्षा में 10 से 20% की कमी आ जाएगी और उत्तरी पश्चिम भारत में 30% तक। अध्ययन बताते हैं कि 21वीं सदी के अंत तक भारत में वर्षा 7 से 10% बढ़ेगी, लेकिन सर्दियां कम हो जाएंगी। कितना ही पर्यावरण को बदलते हम देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के वैज्ञानिकों ने खुलासा किया कि बढ़ते तापमान के कारण हिमनदों के पिघलने से नेपाल की 20 और भूटान के 24 हिम झीलों का पानी उफान पर है। अगले 5 वर्षों के दौरान हिमालय की इन 44 हिम झील से निकला पानी नेपाल और भूटान के साथ साथ भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों को और अन्य पड़ोसी देशों को भी साथ में डुबो ले जाएगा। जलवायु का निरंतर परिवर्तन एक खतरा नज़र आ रहा है ना। ग्लेशियर्स पिघलते हैं, ग्लेशियर पिघलने से बनते हैं ग्लेशियर लेक। ठीक है, दिखाता हूँ। ग्लेशियर्स होते हैं, मान लो ये ग्लेशियर है ऊपर। जितने ग्लेशियर पिघलेंगे तो ये पानी कहाँ जाएगा, कहीं तो इकट्ठा होगा ना, वहाँ पे ग्लेशियर लेक बन जाते हैं। ये किस पे होते हैं, ये ऊंचाई पे होते हैं। जितना ज़्यादा ग्लेशियर पिघलेगा उतना पानी यहाँ पे बढ़ेगा, जितना पानी यहाँ पे बढ़ेगा एक टाइम बाद ये ओवरफ्लो हो जाएगा। ये ओवरफ्लो होगा तो जो घाटियों में मकान बने होते हैं, जो आपके घाटी होती है ना, घाटी ऐसी होती है, यहाँ पे देखते मकान बने हुए जैसे कोने कोने बने हुए हैं, या कोई ग्लेशियर के पास में कोई ऐसे मकान यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ पे बने हुए हैं, नीचे की तरफ बने हुए हैं। ग्लेशियर लेक तो ऊपर होगा हमेशा, अब मानव बस्ती नीचे होगी, तो ये बाढ़ से बह जाएंगे। खतरा है हर किसी के लिए, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने लोग के लिए, और जो भी इनके निकट रहने वाले शहर पड़ते हैं, पूर्वी भारत या पूर्वी अन्य राष्ट्र आगे आते हैं।
यहाँ पे हम बात देख रहे हैं कि विजन 2030 है, ये असल में सऊदी अरेबिया का है। और सऊदी अरेबिया का ज़िक्र मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम हाल ही में, क्योंकि अभी स्टेट विज़िट में थे G20 के बाद, तो बहुत सी बातों पर जिक्र करा है इन्होंने। इंडिया सऊदी अरेबिया हैव बीन बिगन डिस्कशन ऑन ट्रेड इन नेशनल करेंसीज, नेशनल करेंसी में ट्रेड हो पाएगा, ठीक है। इंडियन कंडक्ट्स ट्रेड्स इन नेशनल करेंसी विद UAE, हमारी मतलब मुद्रा में ही ट्रेड होता है। द साइड ऑल्सो एग्री टू एक्सपीडिएट टॉक्स ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA बिटवीन इंडिया एंड गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, ठीक है। द मिनिस्ट्री सेड डिलेज हैड बीन कॉज्ड बाय द लैक ऑफ चीफ नेगोशिएटर। आगे देखते हैं, इंडिया सऊदी अरेबिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात हुई है। सऊदी अरेबिया इज़ इंडियाज़ 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। सऊदी अरेबिया इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। मोर देन 80% ऑफ इंडियाज़ क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स आर सोर्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया, ठीक है। ये तो ये न्यूज़ हो गई आपकी। अब सऊदी अरेबिया का जिक्र क्यों हो रहा है, इन्होंने भी अपना सस्टेनेबल विजन रखा हुआ है 2030 का, 2030 का। और ये विजन क्या है, ये है वाइब्रेंट सोसाइटी। ये आपको ना सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ऐसे इनके भी हैं, है ना। थ्राइविंग इकोनॉमी है, एम्बिशियस नेशन, ओके। इसमें ये बहुत चीज़ों पे काम करेंगे अपने देश में, हेल्थ पे, एजुकेशन पे और तमाम चीज़ों पे ये काम करेंगे। करंट अफेयर्स के लिए अगर हम जाने तो इन्होंने एक नया शहर बसाने का प्रयास करा है। उस शहर का नाम है नियोम। ये शहर भविष्य का शहर कहते हैं इसे। ये एक ही लाइन पे पूरा शहर बसा होगा, एक ही लाइन पे, मतलब कनेक्टिविटी जो होगी ये एक ही लाइन पे होगी, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसके नीचे रोड ट्रांसपोर्ट, उसके नीचे मेट्रो टनल्स। इससे क्या होगा, जो नॉर्मली शहरों में जैसे घूम घूम के जाते हैं गलियों में, यहाँ वहाँ जाते हैं, चक्कर लगा के पूरा आते हैं, जो तेल वगैरह वेस्ट होता है ना, इसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि फ्यूचर सिटी एक ही लाइन में सब कुछ होगा आपका, पूरा शहर एक ही लाइन में होगा, कोई कॉलोनी नहीं, पूरा शहर एक ही लाइन में होगा। अलग से देखिएगा इसके बारे में, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ ज़्यादा आपको बता नहीं पाऊँगा इस बारे में। अब सऊदी अरेबिया की बात हो रही है तो जान लेते हैं उसके आसपास चीज़ों को। देखिए अब यहाँ पे यमन है, साउथ वेस्ट पार्ट में ओमान, UAE, कतर, बहरीन, ईरान, इराक। कैसे याद करोगे, ऐसे बनाओ, ऐसे कुछ भी बना लो, ऐसे बना लो। मैं बड़ा बड़ा पैलेट करता हूँ। स्क्वायर बनाइए, ऐसे लिखिए आप यमन, ऐसे लिखो ओमान, ऐसे लिखो UAE, यहाँ पे लिखो कतार, यहाँ ऊपर लिखो इराक, इराक के बगल में ऊपर लिखो यहाँ पे सीरिया, सीरिया से नीचे आओ जॉर्डन, जॉर्डन से इधर आओ इज़राइल, फिर इधर आ जाओ अलग से इजिप्ट, सूडान। ऐसे मैपिंग याद करी जाती है साथियों। ओके, जॉर्डन, नॉर्थ वेस्ट, इज़राइल,
पैलेस्टाइन, सीरिया, इराक, यमन, ओमान, यूएई, कतर, इराक, सीरिया, जॉर्डन, इज़राइल, इजिप्ट, सूडान। मैप याद कर लीजिएगा, मैप ज़रूरी है। ये विजन है सऊदी अरेबिया का, आप देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये अच्छी बात है, हर कंट्री का विजन होता है। इंडियन यूके एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ बॉन्ड शेयर लिस्टिंग as at GIFT City LSE. Finance Minister Nirmala Sitharaman on Monday said India and UK are exploring possibility of listing debt instruments and shares at IFSC GIFT City. ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि IFSC GIFT City है क्या? ये क्या है गिफ्ट सिटी? क्या किसी ने सिटी गिफ्ट में दी थी या इंडिया को, या क्या कोई शहर ऐसा जैसे इंडिया गिफ्ट में दे रहा है किसी और को? तो गिफ्ट सिटी क्या है? ये बेसिकली मोदी गवर्नमेंट द्वारा एक फाइनेंशियल हब, एक फाइनेंशियल सिटी फॉरेन कंट्रीज़ की तर्ज पे बनाने का प्रयास किया गया और ये सफल भी रहा। गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल ट्रेड और उसके साथ साथ इंटरनेशनल कंट्रीज़ के सभी बिजनेस को एक सुविधाओं को प्रोवाइड करने की जगह बनाई गई है। ये गुजरात में है आपके, कहाँ पे है? गुजरात में है, गांधीनगर। ये है गांधीनगर, गुजरात में है, ठीक है। यहीं पे हमारा इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है, IIBX, ओके। गिफ्ट सिटी की स्थापना फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019 के अंतर्गत की गई थी, ओके। इसे हम फाइनेंशियल सेंटर कहते हैं, फाइनेंस सेंटर। और इसके बारे में जानेंगे कभी विस्तार एक आर्टिकल में, वैसे हमने इस पर ब्लॉग भी लिखा हुआ है, आप चाहें तो ब्लॉग जाके पढ़ सकते हैं। ये फाइनेंस सिटी है। इंडिया मिडल ईस्ट IMEEC, ये इसके बारे में कल बात कर चुके हैं। ये कॉरिडोर है जो यूरोप को कनेक्ट करेगा इंडिया के साथ और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ को ट्रेड के पर्पज़ से, ठीक है। ट्रेड हमेशा से रहा है इंडियन और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ का बीच में, ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी रहा है, ब्रिटिशर्स से पहले भी रहा है। इसी को फिर से गवर्नमेंट ट्रेड रूट को वापस से मॉडर्न ट्रेड के हिसाब से शुरू कर रही है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NNCMC, ये हम जानते हैं कि इसका अनाउंसमेंट मोदी गवर्नमेंट द्वारा 4 मार्च 2019 को करा गया था। एंड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया एक ही कार्ड से आप कोई भी मेट्रो, कोई भी ट्रेन, कोई भी बस स्टेशन, टर्मिनल्स को आप एक्सेस कर सकते हो। मतलब आपको हर जगह जा जाकर अलग अलग टिकट्स या फिर अलग अलग टोकन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको लेके आर्टिकल है कि क्या ये योजना सफल रही या फिर ये महज एक योजना बन के रह गई है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड ये रुपे प्लेटफॉर्म पे बेस्ड था
NPCI इसकी पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर थी और रूपे प्लेटफॉर्म पे बेस्ड था। ये वन कार्ड फॉर वन नेशन, ठीक है ना, मोबिलिटी के लिए। लगभग सारे बैंक्स इसे प्रोवाइड कराते हैं, सुविधाएं जो हैं। इसका एजेंडा क्या है? इसका एजेंडा है NCMC is a part of drive to automate and digitize fare collection using automatic fare collection systems. But the project is also part of greater scheme to drive digitization in payments development of smart cities. मतलब स्मार्ट सिटी का ही पार्ट है देखा जाए तो, मोबिलिटी को टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करना। With growing demands of the urban centers, this card has a wallet which can be filled with the amount and used pan India in every metro cities available. ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन AFC की पॉइंट्स इसके जो हैं, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन। दूसरी बात, ये नंदन नीलेकनी कमेटी, नंदन नीलेकनी कमेटी की रिकमेंडेशन में से एक रिकमेंडेशन ये भी थी। ये किस पे रन करता है? रूपे कार्ड। रूपे कार्ड इट कैन बी यूज्ड इन टोल टैक्सेस, पार्किंग लॉट्स, दिल्ली में होते हैं ना डिजिटल पार्किंग लॉट्स हैं, पेमेंट करना होता है कार्ड वगैरह से, UPI से। मेट्रो स्टेशंस, बस स्टेशंस। फ़ायदा क्या है? हर शहर में जाके अलग अलग कार्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक ही कार्ड से सारा काम हो जाएगा। आगे आते हैं, ये नियोम का ही तस्वीर है, दिखाया मैंने आपको, एक ही लाइन में नियोम शहर बसाया जा रहा है। आप देख लीजिएगा इसके बारे में। देखिए, इनविजिबल लेयर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, ये देखिए AI एनेबल्ड ट्रांसपोर्ट, अल्ट्रा हाई स्पीड टनल्स ट्रांजिट्स, है ना, मेट्रो टाइप आपका। सर्विस लेयर में कॉम्प्लेक्स मॉल्स वगैरह होंगे, पेडेस्ट्रियन लेयर ऊपर होगी, पार्क्स, इको ग्रीनरी, मतलब ऊपर जो होगा कुछ भी नहीं होगा, ये इस्टेब्लिशमेंट्स वगैरह सब सर्विस लेयर में होंगे आपके। पढ़िएगा इसके बारे में, अच्छा कॉन्सेप्ट है। आज के लिए इतने रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी MPPCS का फॉर्म भर लीजिएगा। परीक्षा इसकी 17 दिसंबर 2023 को होनी है। लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, समय रहते फॉर्म भर दीजिएगा। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।